चेक कर लेना, समझ गए हो? शांत को बताना। विकास, ये चैट का फॉन्ट बढ़ाओ। चैट का फॉन्ट बहुत छोटा है, दिख भी नहीं रहा है। और कम कम थोड़ा, बस। हाँ देखिए, ठीक है। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सद्दाम हुसैन, संजीत, सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है भाई, आपके चैट्स रुक गए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चैट्स रुके हुए हैं। विकास, देखो चैट्स रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ था? रुका क्यों था? ना वो रिप्रेस कर दिया मैंने, किसी आ गया। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब चैट्स आ रहे हैं। हाँ, फैन का साउंड आ रहा है भाई। आज एसी पता नहीं कुछ वोल्टेज इशू है, कुछ वोल्टेज इशू है, एसी प्रॉब्लम कर रहा है। आज फैन उस साइड कर दिया है। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग रितेश, सुधांशु, प्रभु, विजय, सबको गुड मॉर्निंग। ललित, अनिल, रितेश, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितेंद्र, विजय, बबीना, भैरव, गुड मॉर्निंग। चलो सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शुभम, दिलीप, सोनी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अनुज, आमित्य, हर्षवर्धन, गुड मॉर्निंग। चलो स्टार्ट किया जाए। ओके, लेट अस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लेट अस स्टार्ट द सेशन। गुड मॉर्निंग। ओके, इतने सारे नाम हैं, प्रताप, मोनिका, सुधांशु, राहुल, सीपीओ, गुड मॉर्निंग। ओके, लेट अस स्टार्ट। आज में जीरेंट से मैंने स्टार्ट किया। ओके, एंड लास्ट में हम लोग वर्ड पावर करेंगे। लास्ट में विल डू वोकैब, लास्ट में वोकैब करेंगे।
यहाँ पे लेट्स क्रैक इट नहीं है, यहाँ पे लेट्स क्रैक इट का शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। विवेक गुड मॉर्निंग। स्पोकन की क्लास ही अब जल्दी शुरू करना है, स्पोकन का क्लास भी शुरू करना है। आप सुशांता, सुशांता आपका मैसेज पढ़ रही हूँ। विवेक आपका गुड मॉर्निंग स्वीकार कर लिया मैंने। हाँ, एको हो रहा है यस, आज एसी पता नहीं कुछ वोल्टेज इशू है इसलिए फैन ऑन किया मैंने। यहाँ यूसी लाइव है। ओके चलो लेट्स स्टार्ट। पहले तो जीरेंड कर लेते हैं, ठीक है। जीरेंड को वर्बल नाउन भी बोलते हैं, ठीक है। जीरेंड कल मैंने आपको करवाया था। कल हमने क्या डिस्कस किया था? व्हाट डिड वी डिस्कस यस्टरडे? कि कहीं का आईएनजी फॉर्म मेन वर्ब होता है, कहीं का आईएनजी जीरेंड होता है और कहीं का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है, ठीक है। कहीं का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। यस्टरडे हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। गुड मॉर्निंग मीनू। यस्टरडे वी हैड डिस्कस्ड ऑल दिस थिंग्स। जीरेंड का दूसरा नाम क्या है? जीरेंड को हम वर्बल नाउन भी बोलते हैं, ठीक है। जीरेंड इज ऑल्सो नोन एज वर्बल नाउन। इसको वर्बल नाउन क्यों बोलते हैं? क्योंकि है तो ये वर्ब बट काम करता है नाउन का, इसीलिए इसको वर्बल नाउन बोलते हैं। उसी तरह पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी बोलते हैं। वर्बल एडजेक्टिव बोलते हैं क्यों? क्योंकि होता तो ये वर्ब है बट काम करता है एडजेक्टिव का, गुड मॉर्निंग। इम्प्योर है, यस इम्प्योर है। ओके अब चलो देखते हैं जीरेंड से एरर कहाँ से कैसे आता है। ओके लेट अस स्टार्ट विद जीरेंड्स। जीरेंड्स आर ऑल्सो नोन एज वर्बल नाउन, ठीक है। और किसका काम करता है? सब्जेक्ट का या ऑब्जेक्ट का, या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या ओके। सबसे पहले अब जीरेंड से एरर कहाँ से आएगा? वी विल डू द यूजेस ऑफ जीरेंड्स। जीरेंड से एरर कहाँ से आते हैं? सबसे पहले जीरेंड्स को यूज किया जाता है सब्जेक्ट के रूप में इन शॉर्ट प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब क्या होता है? प्रोहिबिशन इज चेतावनी। प्रोहिबिशंस आर नोन एज वार्निंग्स। निषेध में यूज करते हैं, ओके। निषेध एंड ऑल में जीरेंड को यस यूज करते हैं। जैसे स्पिटिंग इज प्रोहिबिटेड, दिस इज अ वार्निंग। नो स्मोकिंग, नो स्पिटिंग, थूकना मना है, तो ये एक चेतावनी के रूप में जीरेंड को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है। उसी तरह ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, सेंटेंस में दो जीरेंड आ सकता है एंड से जुड़ के, दिस इज ऑल्सो जीरेंड, दिस इज ऑल्सो जीरेंड। जब दो सब्जेक्ट आ सकता है तो दो जीरेंड भी आ सकता है, ओके। यस, ईटिंग एंड ड्रिंकिंग इज नॉट अलाउड, खाना पीना मना है। मैंने यहाँ पे इस क्यों लगाया? क्योंकि खाना पीना को एक यूनिट माना है, ठीक है। ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एज अ जीरेंड एक यूनिट की तरह यूज किया। तो चलो ये तो इजी है, यहाँ से उतना कोई एरर्स नहीं आएगा। बस मुझे बताना था कि जीरेंड्स को हम यूज करते हैं शॉर्ट प्रोहिबिशन के लिए, निषेध वगैरह, वार्निंग्स वगैरह। नो पार्किंग में भी वार्निंग दिया जा रहा है, तो यहाँ पे जीरेंड को एज अ यूज किया। नो स्पिटिंग, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड। हाँ वही बता रही थी अनुष्का की इस क्यों लगाया? खाना पीना, ये मैं सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाऊंगी। यहाँ खाना पीना अलग अलग नहीं है, एक यूनिट माना है। खाना पीना मेट्रोज में या अलाउड नहीं है, तो इज ओके। नेक्स्ट वाला। और एक दो चीज ध्यान रखो ना, ये चीज आप लोगों में मैं देखती हूँ कि मैं पढ़ा कुछ और रही हूँ और डाउट कुछ और पूछते हो आप लोग, उसी से दिक्कत हो जाती है। अभी मैं पढ़ा रही हूँ वर्ब, तो किसी का डाउट आ रहा है सब्जेक्ट वर्ब का, जब मैं पढ़ाऊंगी तब उसी समय वो सब डाउट पूछना है। कोई बच्चा एडवर्ब का एरर पूछ रहा है, ऐसा तो फील हो रहा है कि मुझे चेक कर रहे हो, मुझे जज कर रहे हो, तो वो सब का आंसर मैं नहीं करूँगी। अब मैं वही आंसर करूँगी जो वर्ब से रिलेटेड है, जो मैंने पढ़ा दिया है, आपको नहीं समझ में आया है वो सब। अब अननेसेसरी का डाउट्स नहीं पूछना है। कोई प्रेपोजिशन पूछ रहा है, कोई एडवर्ब पूछ रहा है, कोई एडजेक्टिव पूछ रहा है। हाँ इज इसलिए लगा कार्तिक, इज इसलिए लगा क्योंकि मैंने खाना पीना को एक यूनिट माना है। एक यूनिट, खाना पीना मिलके एक यूनिट की तरह काम कर रहा है, इसलिए इज इसीलिए लगा। नहीं, इज नॉट अलाउड ठीक, ये देखो इज एम आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा ना। खाना पीना अलाउ नहीं किया जाता है अधिकारियों के द्वारा, निषेध है किसी के द्वारा। हाँ वही बोल रही हो, अलाउड क्यों अलाउड है, क्यों अलाउड है?
प्री तक कंप्लीट हो जाएगा। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन सी प्री की बात कर रहे हैं, कौन से प्री की बात कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब ये वाला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब भी बात करोगे जीरेंट से तो यहाँ से तो एरर आना ही है, यहाँ से एरर आना ही है, यहाँ से एरर आना है। दो फ्रेज है, ऐसे तो मैं आपको बहुत सारे फ्रेजेस देने वाली हूँ, आई विल गिव यू अ होल लॉट ऑफ फ्रेजेस जो अपने साथ जीरेंट लेता है, बट इस दो को मैंने अलग से एक रूल बना दिया क्योंकि दिस टू फ्रेजेस आर वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन योर एग्जाम्स। विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू का मतलब क्या होता है? विद अ व्यू टू का मतलब होता है विद द पर्पस ऑफ, आई कम हियर विद अ व्यू टू टीचिंग, मैं यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आती हूँ। तो विद अ व्यू टू का मतलब होता है विद द पर्पस ऑफ, इन हिंदी इट मीन्स के उद्देश्य से, के उद्देश्य से, ठीक है, ये बता दिया। और दूसरा लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू इज ऑल्सो अ फ्रेज। मैंने इसका नाम फ्रेज क्यों दिया, फ्रेज क्यों दिया? सब पढ़ा दिया, उसके बाद पूछ रहे हैं कि मैम इसके साथ अलाउड क्यों दिया। सब पढ़ाने के बाद पता नहीं है पढ़ाते समय कहाँ रहते हो। इज अलाउइंग, मैंने बोला है इज एम आर के साथ V3, इज एम आर के साथ V4, V4 कब आता है? जब सेंटेंस एक्टिव है। V3 कब आता है? जब सेंटेंस पैसिव है। आपको अलाउ नहीं किया जाएगा ये काम करने के लिए, किसी के द्वारा अलाउ नहीं किया जाएगा ना, तो पैसिव जाएगा। इज एम आर के साथ, इज एम आर के साथ V3 आया है तो पैसिव तो सही है, क्या दिक्कत है? लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब है अगर मैंने सिंपली लिखा लुक फॉरवर्ड, मैंने इसको फ्रेज क्यों बोला? क्योंकि इसका नाम फ्रेज क्यों दिया? क्योंकि फ्रेज दो या दो से अधिक वर्ड का बना होता है, ठीक है। ये वर्ड 3-4 वर्ड से बना है, विद अ व्यू टू, इट्स अ फ्रेज, इट्स अ फ्रेज, ठीक है, ये फ्रेज है। क्यों? बिकॉज इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज बोलते हैं। इसके पास सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये फ्रेज है। अब बताओ कि ये कौन सा फ्रेज है? हाँ, कौन सा फ्रेज है? कौन सा फ्रेज है? ये फ्रेज का नाउन फ्रेज बताया है, एडजेक्टिव फ्रेज है। ये विद अ व्यू टू प्रेपोजिशन फ्रेज है। देखो इसमें प्रेपोजिशन लगा हुआ, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इसको रटने की जरूरत ही नहीं है, इसके पीछे लॉजिक है। विद अ व्यू टू एक फ्रेज है, कौन सा फ्रेज? प्रेपोजिशन फ्रेज, और प्रेपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है, और जीरेंड भी तो नाउन ही होता है। तो विद अ व्यू टू के साथ हमेशा जीरेंड आएगा। क्यों आएगा? बिकॉज एक प्रेपोजिशन फ्रेज है और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन आता है, और जीरेंड भी नाउन ही है, ओके, प्रेपोजिशन फ्रेज है। उसी तरह लुक फॉरवर्ड टू, अकेला लुक फॉरवर्ड लिखती ना, अकेला लुक फॉरवर्ड का मतलब है आगे देखो, ये फ्रेज नहीं है। लुक वर्ब है, लुक वर्ब है, आगे देखो, वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब है। लुक फॉरवर्ड अपने आप में एक सेंटेंस है, लुक फॉरवर्ड इज आगे देखो, बट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट्स अ फ्रेज। ये फ्रेज जिसका मतलब होता है एक्सपेक्ट और एंटिसिपेट समथिंग पॉजिटिव। लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब होता है किसी पॉजिटिव चीज की आशा करना, यू एक्सपेक्ट समथिंग पॉजिटिव। तो ये भी कौन सा फ्रेज है? ये भी प्रेपोजिशन फ्रेज है, और प्रेपोजिशन फ्रेज हमेशा अपने साथ नाउन लेगा, नाउन लेगा मतलब जीरेंड लेगा, जीरेंड, जीरेंड, यस। तो इसको एकदम रटने की जरूरत नहीं है कि विद अ व्यू टू और लुकिंग फॉरवर्ड टू हमेशा अपने साथ जीरेंड लेगा। जीरेंड मतलब वर्ब का आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ नाउन। बस याद रखो क्यों लेगा, इसमें टू लगा है, और टू प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा। अब चलो देखो इसे सेंटेंसेस कैसे आते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा, आई कम हियर टू टीच, ओके। वर्ब के साथ, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को क्या कहा जाता है? फ्रेजल वर्ब बोलते हैं, वो बाद में करेंगे प्रेपोजिशन चैप्टर में। आई कम हियर टू टीच, ये सही है, क्योंकि कुछ बच्चों ने दिमाग में बैठाया हुआ है कि मैम आपने तो बोला है टू के साथ V1 आता है, ठीक है, टू के साथ V1 आएगा और ये क्या बनेगा? इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। बट कभी कभी टू के साथ ING भी आ जाएगा, बट याद रखना है कि ये टू के साथ ING तब आएगा जब वहाँ का टू प्रेपोजिशन का काम करे, ओके। 2 + V1 में टू प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा है, 2 + V1 मिलके 2 + V1 मिलके किसका काम कर रहा है? इन्फिनिटिव का, इन्फिनिटिव का। तो यहाँ तो चलो V1 आया, बट बच्चों का मैंने कंफ्यूजन देखा है कि मैम समझ में नहीं आता है कि कैसे डिसाइड करेंगे कहाँ टू के साथ V1 आए, कहाँ टू के साथ
आईएनजी आएगा। अभी मैं बताऊँ, टू के साथ V1 तब आएगा जब इन्फिनेटिव हो, और टू के साथ आईएनजी तब आएगा ना जब वहाँ का टू प्रेपोजिशन का काम करे, और प्रेपोजिशन अपने साथ नाउन लेता है, और आईएनजी भी नाउन है जीरेंड फॉर्म में, जीरेंड फॉर्म में। हाँ, आई कम हियर टू टीच, सबको नोट्स बनाना है। ये अब आपका बैच 1 मंथ होने जा रहा है। अननेसेसरी बातें नहीं करनी है कि मैम वो पीडीएफ डालिए, ये पीडीएफ डालिए, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। सिर्फ पीडीएफ आपको प्रैक्टिस सेशन का मिलेगा, पीडीएफ वोकैब का मिलेगा, पैसेज का मिलेगा, क्लोज टेस्ट का सब मिलेगा, इडियम्स, फ्रेजेस, ये इसका आपको नोट्स खुद से बनाना है, खुद से नोट्स बनाना है, इसलिए अननेसेसरी क्वेश्चन नहीं। आई कम हियर टू टीच, इसकी हिंदी क्या है? मैं यहाँ पढ़ाने आती हूँ। और नेक्स्ट वाले की, आई कम हियर विद अ व्यू टू टीच, मैं यहाँ पढ़ाने के उद्देश्य से आती हूँ। तो यहाँ तो टू के साथ V1 करेक्ट है ना, ये तो करेक्ट है। आई कम हियर टू टीच, टू के साथ V1 लग रहा है, ठीक है। लेकिन अब मुझे बताओ कि ये देखो विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू, ये जो टू है ना, ये विद अ व्यू टू का ही हिस्सा है। दिस टू इज नॉट अ सेपरेट टू, ओके, दिस टू इज नॉट सेपरेट, दिस इज अ पार्ट ऑफ विद अ व्यू टू। ये टू अलग से नहीं है, ये विद अ व्यू टू का ही हिस्सा है जिसको हम अलग नहीं कर सकते। ये ऐसे ही बना है, और ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, उसके साथ आईएनजी आए, आईएनजी, यस, विद अ व्यू टू टीचिंग हो गई। हाँ, नोट्स बनाते रहना, बिना नोट्स के एग्जाम निकला है। स्लाइड और पीपीटी में पढ़ के किसी का एग्जाम निकला है? टीचिंग, ओके, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैम यहाँ तो टू है, टू के साथ तो आपको V1 लगाना चाहिए ना, बट ये टू अलग से नहीं है। ये जो टू है ये विद व्यू टू का ही हिस्सा है, जो कि एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो अपने साथ नाउन दे, नाउन, नाउन। आई होप टू मीट यू, देखो होप का मतलब भी आशा करना, और लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू का मतलब भी होता है आशा करना, होप करना, बट होप इज अ वर्ब और लुकिंग फॉरवर्ड टू इज अ फ्रेज। ये एक फ्रेज है, कौन सा फ्रेज? प्रेपोजिशनल फ्रेज है जो अपने साथ आईएनजी लेगा, बट ये तो सही है। आई होप टू मीट यू, दिस इज एन इन्फिनिटिव, दिस इज एन इन्फिनिटिव, यस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स, एंड व्हाट डिड आई से? अभी मैंने बोला कि लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, और वो हमेशा अपने साथ आईएनजी लेगा, आईएनजी लेगा जीरेंड फॉर्म में, बट यहाँ आईएनजी नहीं लिया। आईएनजी आप किस लिए लगा रहे हो? वर्ब, वर्ब रहेगा, लुकिंग फॉरवर्ड टू के बाद यू हैव अ वर्ब, वर्ब को आईएनजी बनाना है ना, उसको नाउन बनाने के लिए, बट यहाँ तो रिजल्ट्स ऑलरेडी नाउन है, यहाँ आईएनजी लगाओगे ही नहीं, बिकॉज रिजल्ट्स ऑलरेडी प्योर वाला नाउन है, असली नाउन है। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड रिजल्ट्स, ये जो टू लगा है गुड के लिए नहीं लगा, रिजल्ट्स के लिए, मैं अच्छे रिजल्ट्स की आशा कर रही हूँ, तो यहाँ आईएनजी नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ असली वाला नाउन है, यहाँ पे आईएनजी नहीं लगा है। Yes, yes, Sejal. I have given you only two in this concept because these two are very important. But apart from these two, I will be giving you many other phrases that, हाँ, yes, जी, result तो अपने आप में pure noun है, इसको ing बनाने की जरूरत ही नहीं, ing बना के noun नहीं बनाना है, because this itself is a noun. गुड क्या है? चलो बताओ, गुड क्या है? ऐसा तो नहीं सोच रहे हो ना गुड का गुडिंग बना देते हैं। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू गुडिंग रिजल्ट्स। गुड, गुड क्या है? चलिए बताइए, गुड क्या है? गुड, गुड क्या है? गुड एडजेक्टिव है या एडजेक्टिव का आईएनजी थोड़ी बनाओगे। रिजल्ट्स नाउन है, कैसा रिजल्ट्स? गुड रिजल्ट्स। तो यहाँ आईएनजी बनाने की जरूरत नहीं है। आईएनजी तब बनाना है जब कोई वर्ब आया। देखो यहाँ पे वर्ब था, वर्ब का आईएनजी, यहाँ पे वर्ब था, वर्ब का आईएनजी, बट यहाँ तो प्योर नाउन, ऑलरेडी इट्स अ नाउन, देन व्हाई टू मेक इट नाउन अगेन? हाँ, गुड एडजेक्टिव है, रिजल्ट्स नाउन है। तो ये फ्रेजेस, बोथ दिस फ्रेजेस, ये हमेशा अपने साथ आईएनजी लेता है, बट आईएनजी कब बनाओगे? जब वर्ब रहेगा, बट यहाँ तो ऑलरेडी प्योर वाला नाउन। फर्स्ट में टीच क्या है बताओ? फर्स्ट में टीच क्या है? इन्फिनेटिव है, 2 + V1, 2 के बाद V1 आ गया, इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव भी नाउन ही होता है शिबा। थर्ड वाला में क्या है? थर्ड वाला में टू मीट, इन्फिनेटिव है। आई होप, आई होप क्या, क्या होप कर रही हूँ, क्या का जवाब आ रहा है? इन्फिनेटिव है, नाउन है, नाउन है, ऑब्जेक्ट है।
रिजल्ट सही है, रिजल्ट सही है। आई एम होपिंग टू गुड रिजल्ट्स, आपके अच्छे रिजल्ट्स की आशा कर रही हूँ। सही है सब। इसका दिस आर द 2 सेंटेंसेस जो आपके प्रीवियस पेपर का है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर न्यूज़ अबाउट द मिसिंग फिशरमैन। जो फिशरमैन गायब है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसके बारे में कोई न्यूज़ मिले। रिजल्ट सही है तुषार, रिजल्ट सही है। आंसर बताइए सर। लुकिंग फॉरवर्ड टू विद अ व्यू टू प्रेपोजिशनल फ्रेज है, अपने साथ जीरेंड लेगा, नाउन लेगा। ये देखो, अब कुछ के दिमाग में टेंशन आ गया कि कैसे पता करेंगे कहाँ पे इन्फिनिटिव है। अब मुझे बताओ, मैं इस टू टीच, देखो जिसका भी क्वेश्चन है कि मैम कैसे पता करेंगे कि कहाँ इन्फिनिटिव है, कहाँ प्रेपोजिशन है। टू टीच, मैं इस टीच में से टू हटा सकती हूँ। इस टीच में से टू हटाऊंगी ना, फिर भी ये सेंस देगा। आई टीच एवरी डे। मैं टीच वर्ड को अकेला भी यूज कर सकती हूँ। अकेला यूज किया तो वर्ब हो गया, और मैंने लिखा आई वॉन्ट टू टीच। मैं इसका टू इधर उधर कर सकती हूँ, ठीक है, मैं इसका टू इधर उधर कर सकती हूँ। टू हटा दिया तो ये वर्ब बन गया, और टू लगा दिया तो इन्फिनिटिव हो गया, ठीक है। इसका टू हटा के इसको वर्ब और इन्फिनिटिव बना सकती हूँ, लेकिन मैं इसका टू हटा नहीं सकती, ठीक है। और इस टीच को फ्रेज मत मानना। फ्रेज क्या होता है, वो वैसे ही बना हुआ है। फ्रेज का एक वर्ड भी आप अपने से इधर उधर नहीं कर सकते हैं, वो ऐसे ही ग्रुप ऑफ वर्ड्स बना हुआ है। बट मैं इस विद व्यू टू का टू नहीं हटा सकती। ये जो टू है ये इसी का हिस्सा है, ये इसी का हिस्सा है, ये फ्रेज है, इसी का हिस्सा है, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसलिए इसके साथ टीचिंग होगा। ओके, एक मिनट, जिसका एक बार कंफ्यूजन था, देयर वाज वन गर्ल, मैंने नाम नहीं पढ़ा, मैंने नाम नहीं पढ़ा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके, जिसका टू हटा भी दोगे ना, टू हटा भी दोगे तो उससे भी सेंटेंस बनाया जा सकता है। इसका मतलब वो फ्रेज नहीं है, बट विद अ व्यू टू का टू हटेगा ही नहीं। ये तो टू इसका हिस्सा है। लुकिंग फॉरवर्ड में से टू नहीं हटा सकते, वो इसका हिस्सा है, ये फ्रेज है। फ्रेज के वर्ड्स आप नहीं हटा सकते, और प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसलिए ये नाउन है। ओके, अभी मैं बहुत सारे सेंटेंसेस दूंगी। इन सेकेंड सेंटेंस वी कांट ओमिट टू, यस यू आर राइट, इसीलिए तो उसका नाम फ्रेज हुआ है। जैसे इडियम्स और फ्रेजेस के वर्ड नहीं हटा सकते। मैं बोलूँगी 9 2 11 होना, 9 2 11, तो आप बोलोगे मैम 9 2 11 क्या हम 8 3 11 भी कर देते हैं? 8 3 भी तो 11 ही होता है, 10 1 भी तो 11 ही होता है। ऐसा करोगे, क्योंकि ये फ्रेज बना ही है 9 2 से, आप उसको 8 3 और 10 1 नहीं करोगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है श्रीजा, टू मीट ऑब्जेक्ट है, किसको? यू को। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। इसका आंसर बताइए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू तो वेरी सेंसिटिव स्क्रीन। लुकिंग फॉरवर्ड टू इज अ फ्रेज, ठीक है, इट्स अ फ्रेज। एंड व्हाट टाइप ऑफ फ्रेज इज दिस? दिस इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज, सो इट विल टेक अ नाउन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग न्यूज, हियरिंग होगा, हियरिंग। और कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा मैम हमने तो सुना है कि हियरिंग वर्ड नहीं होता है, हियरिंग तो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, इसका आईएनजी नहीं होता है। ठीक है, आईएनजी नहीं होता, बट एज ए जीरेंड होता है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा आई एम हियरिंग म्यूजिक, तो यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब है और ये मेन है। यहाँ पे हियरिंग मेन वर्ब का काम कर रहा है। जब हियरिंग को एज अ मेन वर्ब काम किया जाए, स्टेटिव वर्ब है, उसका आईएनजी नहीं होगा, बट लिसन का होता है। बट यहाँ तो जीरेंड है, जीरेंड फॉर्म में हो सकता है, जीरेंड फॉर्म में हो सकता है। हाँ, न्यूज़ भी ध्यान से सुन लो पहले, उसके बाद एकदम कंफ्यूज नहीं होंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, हम क्या चीज़ की आशा कर रहे हैं? सुनने की, हियरिंग की, क्या की? न्यूज़ की। तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यही चीज़ बार बार पूछ रहे हो। ये देखो, आई वॉन्ट टू मीट यू, आई वॉन्ट टू मीट यू। आई क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। किसको? आई वॉन्ट टू क्या का जवाब आ रहा है? क्या? व्हाट का जवाब आ रहा है? व्हाट। यू वॉन्ट टू डू व्हाट?
आई वॉन्ट टू मीट whom, यू, वॉट और whom का आंसर आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है, दोनों ऑब्जेक्ट। आई वॉन्ट टू मीट, मैं क्या करना चाहती हूँ, मीट किसको, यू को, तो दिस इज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हाँ, अब पूछ रहे हैं हियरिंग क्या है, हियरिंग जीरेंड है यहाँ, जीरेंड। नेक्स्ट वाला, विथ अ व्यू टू अवॉइड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स द रोड वॉज ब्लॉक्ड। ट्रैफिक एक्सीडेंट को अवॉइड करने के उद्देश्य से रोड को ब्लॉक कर दिया गया। बताओ, होपिंग का भी जीरेंड बन सकता है, विशिंग यू गुड लक, होपिंग फॉर द बेस्ट, ये सब जीरेंड है। अवॉइडिंग होगा विथ अ व्यू टू, ये विथ अ व्यू टू एक फ्रेज है जो अपने साथ जीरेंड लेते हैं। अवॉइडिंग, विथ अ व्यू टू अवॉइडिंग, मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, मैं ऐसे भी लिख सकती थी, चलो यहाँ पे थोड़ा इरेज करती हूँ, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, टू अवॉइड एक्सीडेंट्स रोड वॉज ब्लॉक, तो ये भी गलत नहीं है, ठीक है। ये टू अवॉइड क्या है, ये टू अवॉइड इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, टू अवॉइड, ठीक है। और इस टू अवॉइड में से मैं टू अलग कर सकती हूँ, जैसे मैंने बोला दे अवॉइड वर्किंग, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अवॉइड को अलग कर सकती हूँ टू से, बट यहाँ विद द व्यू टू को नहीं कर सकती हूँ ना, ये तो एक फ्रेज है, ये अपने साथ आईएनजी लेगा। ये जो टू था ना, ये प्रेपोजिशन था, प्रेपोजिशन के बाद नाउन, बट ये जो था ये इन्फिनेटिव था, इन्फिनेटिव था। सेवेंथ का आंसर अभी लिखा था ना, एक ही चीज बार बार पूछ रहे हो सब। हियरिंग, 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 यस, विद अ व्यू टू अवॉइडिंग, विद अ व्यू टू। ओके, चलो नेक्स्ट। 7 में अबाउट क्या है, क्या है जरा बताना, अबाउट, अबाउट जरा बताना क्या है, दिमाग लगाओ। अबाउट द मिसिंग फिशरमैन, दिमाग लगाओगे, पढ़ा भी है सर। फिशरमैन तो कंफर्म है, फिशरमैन इज अ मैन और मैन इज अ नाउन, मछुआरा है, नाउन, नाउन, ठीक है, नाउन है ये। अब बताओ ये मिसिंग क्या है, व्हाट इज मिसिंग, ये जो द लगा है किसके लिए, फिशरमैन के लिए। ये बताओ कि ये मिसिंग क्या है, मिसिंग बताइए। हाँ, मिसिंग, मिसिंग, मिसिंग मतलब गायब, मिसिंग एडजेक्टिव है। हाँ, अब बताओ, आप बोलोगे मैम एडजेक्टिव कैसे है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लगे, और ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। और ये अबाउट क्या है, अबाउट प्रेपोजिशन है, किसके पहले लगा है, मिसिंग के लिए पहले नहीं लगा है, अबाउट, अबाउट जो आपके बारे में, मिसिंग के लिए नहीं लगा है, फिशरमैन के लिए, ये प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन है, यस। ये कल थोड़ा सा सेटिंग में दिक्कत हो गई थी, और आई थिंक कि थोड़ा सा इमेज येलोइश आ रहा था, येलो येलो आ रहा था, उसीलिए मैं आपको बीमार बीमार दिख रही थी। यस, मिसिंग, मिसिंग फिशरमैन जॉइंट वर्ड नहीं है, इट्स नॉट जॉइंट वर्ड। व्हाट टाइप, कौन सा फिशरमैन जो मिसिंग था, इट्स प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक बार मुझे बताओ कि आज वो ठीक है, कि आज भी है, आज ठीक है, कल थोड़ा सा येलोइश था, आज बताओगे आज भी आ रहा है येलोइश, कि आज ठीक है, आज ठीक है, अच्छा आज नहीं है, हाँ आज ठीक है, थोड़ा सेटिंग ठीक करवाया था, आज भी थोड़ा येलोइश है, आई एम ब्लाइंड, ठीक है। आज YouTube पे मैं डाउट सेशन करवाऊंगी, और जिन बच्चों के, हाँ अच्छा है आज और आज लिपस्टिक भी डार्क हो गया है, हाँ आज ठीक है, वही मैं आप ठीक है,
ना ना, अवॉइड वर्ड रिफ्लेक्सिव थोड़ी लेता है। और एक चीज़ और, आज मैं यूट्यूब पे डाउट सेशन करवाऊँगी। कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे जो मुझे अच्छा लगा कि हाँ ये रियली में डाउट वाला एरिया है, यहाँ डाउट हो सकता है, तो आप उसको अटेंड कर सकते हो। 11:30 आपके क्लास ख़त्म करने के बाद 11:30 आई विल टेक अ डाउट सेशन ऑन यूट्यूब, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। वो कोई खास चैप्टर का नहीं है, वो रैंडम, एट रैंडम जो बच्चों के डाउट्स है वही है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, ओके, कि कब इन्फिनिटिव है और कब प्रेपोजिशन है। ओके चलो मूव। अबाउट द मिसिंग इंडियन ट्रूप्स, यस। हाँ, डाउट नहीं बोलना है, डाउट को क्या बोलना है, अब डाउट को डाउट नहीं बोलना है। आज मैं आपके स्क्रूपल्स करवाऊंगी, आज मैं आपके क्वॉम्स करवाऊंगी, क्वॉम्स। आधा घंटा ललित बात, अरे नहीं भी देख पाओगे ना, नहीं भी देख पाओगे तो रिकॉर्डेड देख लेना, रिकॉर्डेड देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। स्क्रूपल्स, अच्छा एक स्क्रूपलस का मतलब क्या होता है? हु इज अ स्क्रूपलस पर्सन? अभी किससे है? 1.5। ठीक है, चलिए एक बार बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्रूपलस। अब ठीक है, अब ठीक है। स्क्रूपलस का मतलब क्या है? तब तक तो गूगल भी कर लिया होगा। स्क्रूपलस क्या लग रहा है? ना बहुत लोग देख रहे हैं इसको नेगेटिव वर्ड बोल रहे हैं, बट स्क्रूपलस, इस स्क्रूपल्स का स्क्रूपलस से कोई लेना देना नहीं है। बोथ ऑफ देम आर वेरी डिफरेंट वर्ड्स। जो हमेशा डाउट में रहता है अच्छा, वेरी वेरी गुड। स्क्रूपल्स का मतलब डाउट, और स्क्रूपलस पर्सन जो हमेशा डाउट में रहता है। इस वर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये जो वीडियो क्वालिटी है ना, ये वीडियो क्वालिटी लाइव में तो बात की थी, लाइव में नहीं है, बट ये वीडियो क्वालिटी रिकॉर्डेड में आ चुका है, कल से शुरू हो चुका है। ठीक है, लाइव में वीडियो क्वालिटी नहीं है, अलग अलग रेंज में जो आप देखते हो, बट रिकॉर्ड जो आप रिकॉर्डेड देखते हैं उसमें वीडियो क्वालिटी आ चुका है कल से ही। नहीं, स्क्रूपलस पर्सन इसका कोई इससे लेना देना नहीं है। स्क्रूपलस पर्सन आर द पर्सन हु आर वेरी एथिकल। एथिकल मतलब सिद्धांतवादी, जो लोग बहुत सिद्धांतवादी होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार लोग होते हैं, वेरी सिंसियर, ईमानदार, प्रिंसिपल्ड। प्रिंसिपल्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, पॉजिटिव। नहीं है मैम, कल तो वीडियो क्वालिटी आ चुका है। वेरी केयरफुल, हर काम सोच समझ के करते हैं, सिद्धांतवादी होते। रिकॉर्डेड में वीडियो क्वालिटी आ चुका है, तो देखना होगा मुझे। चलो आप ध्यान से सुनोगे, ओके? अब जो मैं बोलने जा रही हूँ ध्यान से सुनोगे। थोड़ा बहुत मुझे आपको प्रोनाउन पढ़ाना होगा, थोड़ा बहुत प्रोनाउन का नॉलेज देना होगा, तभी आपको समझ में आएगा। अदरवाइज मैं डायरेक्टली लिख दूंगी ना तो नहीं समझ में आएगा। प्रोनाउंस सबको पता है, नाउन के बदले आने वाले वर्ड्स प्रोनाउन होते हैं। द वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर प्रोनाउंस, एंड प्रोनाउंस के 3 केसेस होते हैं, बता रही हूँ। क्योंकि मैं डायरेक्टली लिख दूंगी ना कि जिरन के पहले कोई भी कोई भी प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ गया वो पोजेसिव होगा, और पार्टिसिपल के पहले कुछ भी आ गया वो ऑब्जेक्टिव होगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा। पहले थोड़ा समझना है। प्रोनाउन के केसेस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस का ही दूसरा नाम है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, इसको थोड़ा समझना होगा। और दूसरा है पोजेसिव केस, ठीक है? और तीसरा है ऑब्जेक्टिव केस। सिंपल है,
जो भी प्रोनाउन को एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, जो भी प्रोनाउन एज अ सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, दैट मीन्स दैट प्रोनाउन इज सब्जेक्टिव। जो भी प्रोनाउंस एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है, दैट इज एन ऑब्जेक्टिव केस। से लिखा मैंने आई टोल्ड हिम, मैंने उसको कहा। आई इज ऑल्सो अ प्रोनाउन और हिम इज ऑल्सो अ प्रोनाउन। आई भी प्रोनाउन है और हिम भी प्रोनाउन है, बट आई सेंटेंस में सब्जेक्ट का यूज की तरह यूज हो रहा है, तो आई इज अ प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस का, ठीक है। और हिम ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है, तो हिम इज एन ऑब्जेक्टिव केस, हिम ऑब्जेक्टिव केस है, यस। जैसे आई, ठीक है, आई, वी, दे, शी या ही लगा दो, ये सब सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। आई, वी, दे, ही, ये सब सब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ये सब्जेक्टिव केस है। और माई का ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा? आई का ऑब्जेक्टिव मी, ही टोल्ड मी इज एन ऑब्जेक्ट। वी का अस बनेगा, दे का देम और ही का हिम। सो ऑल दीज आर ऑब्जेक्ट्स, मी, अस, देम, हिम, ये सब ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है, ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। अब मुझे इससे भी कोई खास मतलब नहीं है, मुझे मतलब है पोजेसिव केस से, ठीक है। व्हाट इज पोजेसिव? पोजेसिव कम्स फ्रॉम द वर्ड पोजेशन। पोजेशन बताना मतलब मालिकाना अधिकार बताना, पोजेशन बताना। तो मैं आई का पोजेशन क्या से बताऊंगी? माई से बताऊंगी, आई लव माई कंट्री। वी का वी लव आवर कंट्री, दे लव देयर और ही लव्स हिज। पोजेशन बता रहे हैं, पोजेशन। यू का योर हो जाएगा, यस। अब माई का माइन भी होता है, आवर का आवर्स भी होता है और देयर का देयर्स भी होता है। दोनों पोजेसिव है, दोनों पोजेसिव है, ध्यान से सुनोगे। पोजेसिव में कंफ्यूजन कहाँ है? पोजेसिव केस एडजेक्टिव का भी बनता है और पोजेसिव केस प्रोनाउन का भी बनता है, और हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि पोजेसिव एडजेक्टिव है या पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये देखो, ये प्रोनाउन है ही नहीं, आई का माई बनता है बट ये कहीं से प्रोनाउन नहीं है, ये एडजेक्टिव है, पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये पोजेसिव प्रोनाउन है। उसी तरह अगर आपसे कोई पूछे कि आवर और आवर्स में क्या डिफरेंस है, मालिकाना अधिकार, हाँ, आवर और आवर्स में क्या डिफरेंस दोनों में? तो जो आवर है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है और ये पोजेसिव प्रोनाउन। देयर भी पोजेसिव एडजेक्टिव है और पोजेसिव प्रोनाउन है। फिर आप बोलोगे मैम कैसे याद रखेंगे कि कौन सा पोजेसिव एडजेक्टिव है, कौन सा पोजेसिव प्रोनाउन है? बस याद रखना है। माई, जैसे मैंने लिखा आई लव, लिखा मैंने आई लव माई और माई लिख के छोड़ दिया। डोंट यू फील कि ये सेंटेंस अधूरा है? इसके बाद एक नाउन चाहिए। आई लव माई कंट्री, इसके बाद एक नाउन की जरूरत पड़ रही है, और जब नाउन की जरूरत पड़ रही है तो ये प्रोनाउन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। ये प्रोनाउन हो ही नहीं सकता है, यस, ये प्रोनाउन नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि नाउन और प्रोनाउन एक साथ सेंटेंस में आ ही नहीं सकता है। नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आएगा। इसका मतलब है ये पोजेशन बता रहा है, अधिकार बता रहा है। किसका? कंट्री, मेरा कंट्री, अधिकार बता रहा है, बट ये पोजेसिव नहीं है, ये मतलब पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव है, यस, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। और फिर मैंने लिख दिया दीज बुक्स आर माइन। इस माइन के बाद कोई नाउन की जरूरत पड़ ही नहीं रही है, क्योंकि ये प्रोनाउन, ये किताबें मेरी है, दिस बुक्स आर माइन, ये बुक्स मेरी है। यहाँ भी पोजेशन बता रहा है, ये पोजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि इसको नाउन की जरूरत नहीं है, बट इसको तो नाउन की जरूरत पड़ रही है ना, तो ये प्रोनाउन नहीं है, पोजेसिव एडजेक्टिव है, यस, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो याद रखना है पोजेशन बताने के लिए, ठीक है, पोजेशन बताने के लिए हम प्रोनाउन का भी यूज कर सकते हैं और हम एडजेक्टिव का भी यूज करते हैं। जो प्रोनाउन पोजेशन बताता है वो पोजेसिव केस है, और जो एडजेक्टिव पोजेशन बताता है वो एडजेक्टिव का पोजेसिव केस है। फिर आपके दिमाग में आएगा कैसे पता चलेगा कि कौन प्रोनाउन है कौन एडजेक्टिव है? याद रखना कि एडजेक्टिव के बाद हमेशा एक नाउन आएगा। अगर बाद में कोई नाउन है और वो पोजेशन बता रहा है, इसका मतलब है दैट इज अ पोजेसिव एडजेक्टिव। बट बाद में कोई नाउन नहीं है तो वो तो प्रोनाउन है, क्योंकि नाउन के बदले ही तो प्रोनाउन आए ना। इज इक्वल टू नहीं करेंगे, पोजेसिव एडजेक्टिव इज इक्वल टू पोजेसिव प्रोनाउन कहाँ से होगा? ओके, पहले मुझे बताओ, इज इट क्लियर? क्लियर है ये?
जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए. इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? यस. चलो अब आगे चलो. अब मुझे ये चीज आपको बताना है. ये आप कहीं पे लिख लो. अगर जीरेंड के पहले, ठीक है, जीरेंड के पहले कंफ्यूजन क्यों होगा? क्योंकि जीरेंड भी आईएनजी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी होता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल इज आईएनजी. वो मैंने आपको टेक्निक बता दिया. ओके, टेक्निक बता दिया है. हाँ, रिफ्लेक्सिव मैं बाद में बताऊं. रिफ्लेक्सिव केस भी होता है ललित, अभी उसकी जरूरत नहीं. ठीक है, मेनली तो 3 होता है, रिफ्लेक्सिव, माई सेल्फ, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, सबके बीच का डिफरेंस बताओ. कंफ्यूजन, मैंने आपको कंफ्यूजन क्लियर किया है. जीरेंड भी आईएनजी होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आईएनजी होता है. और ये बताया था कि जहां आईएनजी नाउन का काम करे जीरेंड है, जहां आईएनजी एडजेक्टिव का काम करे प्रेजेंट पार्टिसिपल है. और ये भी एक हिंदी करके बताया था, ना का सेंस आए, ना का सेंस आए जीरेंड है. मैंने उसको खाते हुए, हिंदी वाला कहीं भी आपको गलत नहीं होगा. हिंदी करोगे ना तो गलत नहीं होगा. ओके, मैंने उसको खाते हुए देखा, मैंने उसको पढ़ते हुए देखा, सोते हुए देखा. हुए का सेंस आए, हुए का सेंस आए तो पार्टिसिपल है, खाना, सोना, पढ़ना, हंसना. ना का सेंस आए जीरेंड. ये एग्जाम का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. अगर जीरेंड के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ गया तो उसका, या एडजेक्टिव, जीरेंड के पहले पोजेसिव केस आता है, या प्रोनाउन का हो या एडजेक्टिव. क्योंकि पोजेशन मतलब अधिकार बताना. पोजेशन, हम जब भी पोजेशन बताते हैं ना तो पोजेशन हम हमेशा किसी नाउन का ही बताते हैं. नाउन का बताते हैं या प्रोनाउन का बताते हैं. जैसे नॉर्मल आप पोजेशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस भी लगाते हो ना. पोजेशन बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस लगाते हो. जैसे राम्स बुक, राम्स क्लास. देखो, आप बुक क्या है? नाउन है. क्लास भी नाउन है. तो आप अपोस्ट्रोफी एस से पोजेशन बता रहे हैं, और पोजेशन नाउन का ही होता है. तो जीरेंड के पहले पोजेसिव केस क्यों लगता है? ठीक है, जीरेंड के पहले पोजेसिव केस इसलिए लगता है, या पोजेसिव प्रोनाउन का हो या एडजेक्टिव का. क्यों? क्योंकि पोजेशन हम हमेशा नाउन की बताते हैं, और जीरेंड भी तो नाउन ही होता है, इसलिए पोजेसिव. ओके, ओके. और पार्टिसिपल के पहले कोई भी नाउन प्रोनाउन आ गया, वो ऑब्जेक्टिव केस. और ये सबको याद रखने की, मतलब इतना रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं. ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. बस आप एक चीज अगर समझ जा रहे हो ना, सेंटेंस में बस आपको डिसाइड करना है. सेंटेंस देख के यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू मेक आउट. मेक आउट का मतलब क्या होता है? बीच बीच में फ्रेजल वर्ब यूज करना है ना, ताकि आप भूलो नहीं. यू हैव टू मेक आउट. प्रोनाउन में आईएनजी ये प्रोनाउन में आईएनजी नहीं लगता है. आईएनजी हम बनाते हैं, जीरेंड बनाते हैं नाउन का. जीरेंड आईएनजी फॉर्म में होता है, नाउन का आईएनजी बन सकता है, बट प्रोनाउन का कहाँ से बनाओगे? हाँ, मेक आउट का मतलब होता है अंडरस्टैंड करना. अंडरस्टैंड. आई कैन नॉट मेक आउट योर हैंड राइटिंग, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. फिगर आउट. यस, अंडरस्टैंड. तो जी, रटना बिल्कुल नहीं है आपको. बस सेंटेंस में इतना डिसाइड कर लोगे ना, सेंटेंस में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा जीरेंड है और कौन सा प्रेजेंट पार्टिसिपल. अगर आपको सेंटेंस में लग रहा है कि वो आईएनजी जीरेंड है, तो उसके पहले पोजेसिव लगा देना, क्योंकि जीरेंड नाउन होता है और पोजेशन नाउन का ही बताया जाता है. अगर आपको लग रहा है कि आईएनजी पार्टिसिपल है, तो ऑब्जेक्ट लगा दें. ऑब्जेक्ट, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता ही तो पार्टिसिपल बताता है, एडजेक्टिव बताता है. अब मैं आपको एग्जाम्पल दूँ. यही वाला चीज मैंने यहाँ पे डाला है. नाउन्स प्रोनाउंस कमिंग बिफोर जीरेंड्स आर इन पोजेसिव केस. ठीक है, पोजेसिव केस. यहाँ भी आईएनजी है. अब मुझे बताओ कि ये आईएनजी है क्या? ये जो आईएनजी है, या तो ये बाद में डिसाइड करोगे ना, हिम ऑब्जेक्टिव है, हिम ऑब्जेक्टिव है, और हिज पोजेसिव, हिज पोजेसिव.
ऑब्जेक्टिव या पोजेसिव क्या लगेगा, क्या लगाना है, ये तो तभी पता चलेगा ना। ओके, ये तो तभी पता चलेगा जब ये फाइंड आउट करोगे कि ये क्या है। ये आईएनजी है तो ये तो या तो जिरेंड होगा या तो पार्टिसिपल। ये आईएनजी को मेन वर्ब नहीं मानोगे क्योंकि मेन वर्ब तो यहाँ पे आ गया। ये मेन वर्ब मैंने आपको बताया था, या तो आईएनजी मेन वर्ब होता है, बट ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब तो यहाँ पे आ गया। अब बताओ ये क्या है। पोजेसिव केस लगेगा, जीरेंड के पहले पोजेसिव केस लगेगा या वो पोजेसिव एडजेक्टिव, वो पोजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में होगा। हाँ पहले बताओ, आई डोंट माइंड हिम स्टेइंग लेट आज। आई डोंट माइंड मतलब मुझे एतराज नहीं है, मुझे हिम से एतराज नहीं है, मुझे हिम से एतराज नहीं है, मुझे हिम के बाहर रहने से एतराज नहीं है। तो मुझे हिम से एतराज थोड़ी है, मुझे हिस के बाहर रहने से। तो ये, और यहाँ पे ऐसे भी देखो, ये जीरेंड क्यों है, पहले इसकी हिंदी करो। ओके, आई डोंट माइंड, उसका बाहर रहना, उसका बाहर रहना, या रहना क्या, रहने भी कर सकते हो, उसके बाहर रहने या उसके बाहर रहने से मुझे कोई एतराज नहीं है। ना का सेंस आ रहा है, दैट मीन्स दिस इज अ जीरेंड, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस। ऐसे भी पढ़ सकते हो। और दूसरा हाँ, ये सेंटेंस और देखो, आई डोंट माइंड। आज एक ऐसा भी सेंटेंस मैं करवाऊंगी, हिम नहीं, हिम तो बिल्कुल नहीं लगाओ। आई डोंट माइंड हिम, आई डोंट माइंड हिम का मतलब है, आई डोंट माइंड हिम मतलब मुझे हिम से कोई एतराज नहीं है। आपको हिम से एतराज नहीं है, आपको उसके बाहर रहने से, आपको उसके स्टेइंग से एतराज नहीं है। आई डोंट माइंड, अब सेंटेंस देखो, आई डोंट माइंड व्हाट, आपको क्या से एतराज नहीं है, उसके बाहर रहने से। तो ये स्टे, इसके नाउन है, जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस, पोजेसिव हिज ना का सेंस आ रहा। माई फादर एप्रिशिएट्स, अगर ये सेंटेंस ऐसा रहता ना, मैंने लिखा माई फादर एप्रिशिएट्स मी, ठीक है, और फिर मैंने लिखा माई फादर एप्रिशिएट्स मी या माई वर्किंग हार्ड। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। यहां मेरे फादर किसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यहां मेरे फादर किसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मी को, माई फादर सब्जेक्ट, और ये क्या है, वो मेरे फादर किसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, मी को, और मी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट होने के लिए तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। यहाँ मेरे फादर ने मुझे अप्रिशिएट किया, बट यहाँ मेरे फादर मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। यहाँ मेरे फादर अप्रिशिएट मुझे नहीं कर रहे हैं, मेरे वर्किंग को कर रहे हैं। माई फादर इज अप्रिशिएटिंग वॉट का जवाब आ रहा है, मेरे फादर मुझे ना करके मेरे वर्किंग को, वॉट अप्रिशिएट कर रहे हैं, मेरी कड़ी मेहनत को। वॉट का जवाब नाउन है, सो दिस इज अ जीरेंड, और जीरेंड के पहले पोजेस, माई वर्किंग हार्ड। अब मुझे नहीं कर रहे, मेरे काम को कर रहे हैं, मेरे काम को, यस। एप्रिशिएट का मतलब है प्रशंसा करना, प्रेज करना, तारीफ करना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रिशिएट, माई वर्किंग हार्ड, यस। और भी क्वेश्चंस करते हैं। लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल्स। I saw his या him parking the car. I saw या I heard
आई हर्ड हिम और हिज सिंगिंग लाउडली। सेंटेंस देखो ना, जीरेंड के पहले पोजेसिव प्रोनाउन नहीं आएगा, पोजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा, क्योंकि जीरेंड तो अपने आप में नाउन है और नाउन के पहले पोजेसिव प्रोनाउन कहाँ से आएगा, एडजेक्टिव आएगा। हाँ चलो बताओ, आई सॉ हिम या हिज पार्किंग द कार। इसको दो तीन तरीके से देखना है, इसको दो तीन तरीके से देखना है। प्रॉब्लम क्या है कि बस पता करना कि ये पार्टिसिपल है, ये पता कर लोगे ना कि ये जीरेंड है, ये पार्टिसिपल है कि ये जीरेंड है। पहले मुझे बताओ, हाँ आपने किसको देखा, आपने किसको देखा, पहले इसकी हिंदी करोगे ना। मैंने उसको कार पार करते हुए देखा, आई सॉ हिम, मैंने उसको कार पार करते हुए देखा। और हुए का सेंस आ रहा है, हुए का सेंस आया मतलब पार्टिसिपल है, और पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब आपको ये देखना है, आई क्या है, सब्जेक्ट, सॉ क्या है, वर्ब। आई सॉ वॉट का जवाब यहाँ भी मिल रहा है। आई सॉ मतलब व्हाट का, मैंने किसको देखा, ठीक है, मैंने किसको देखा, हिम को देखा। एक मिनट ध्यान से सुनोगे, हिम को देखा। और हिम मैंने आपको बताया है कि ये हिम है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है। और पार्किंग भी है, आई सॉ हिज पार्किंग, ये भी पार्किंग है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में, दोनों ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किसी भी वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। और आई सॉ, और क्या का जवाब मिल रहा है, तो हमें या तो नाउन चाहिए या तो प्रोनाउन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो दोनों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जवाब मिल रहा है। तो लेकिन अब मुझे देखो कि आपने पार्किंग को देखा या उसे देखा, व्हाट डिड यू सी। हु का जवाब नहीं मिल रहा, आई सॉ किसको, हुम का जवाब मिल रहा है ना, हुम का जवाब मिल रहा है। और यहाँ पे आई सॉ हुम, हिम को, और क्या, वो क्या करते हुए, पार्क करते हुए। व्हाट का भी जवाब मिल रहा है, और हुम और व्हाट का जवाब ऑब्जेक्ट देता है। अब पहले तो मुझे बताओगे आपने किसको देखा, आपने पार्किंग को देखा, आपने आई सॉ हिज पार्किंग, आपने पार्किंग को नहीं देखा, आपने हिम को देखा। यस, आपने हिम को देखा कार पार करते हुए का सेंस आ रहा है, आंसर इज हिम। पार्किंग को नहीं देखा, आपने हिम को देखा। पार्किंग को कहां से देख लिया, हिम को देखा, हिम। नेक्स्ट देखो, मैंने सुना, मैंने उसको सुना गाना गाते हुए, आई हर्ड हिज सिंगिंग नहीं होगा, ओके, आई हर्ड हिम, मैंने उसको गाते हुए सुना। सिंगिंग को नहीं सुना मैंने, आपने उसको सुना गाते हुए, हिम को पार करते हुए। यस, आई सॉ हिम। क्या बोलना चाह रहे हो भैया, वर्किंग हार्ड होगा, हार्ड वर्क, क्या पूछना चाह रहे हो, क्या एक बार पूछिए अपना क्वेश्चन, एक बार फिर से पूछिए। प्रताप सिंह यहाँ से कुछ पूछ रहे हैं, माई फादर अप्रिशिएट्स माई वर्किंग हार्ड। अच्छा, मुझे लग रहा है शायद ये पूछ रहे हो, माई फादर अप्रिशिएट्स माई हार्ड वर्क, ऐसा कुछ पूछना चाह रहे हो, यही पूछना चाह रहे हो, वर्किंग हार्ड होगा या हार्ड वर्क। हाँ मैं समझ गई। ये देखो, माई फादर अप्रिशिएट्स, वर्किंग हार्ड होगा या हार्ड वर्क, हार्ड वर्किंग नहीं होगा, हार्ड वर्किंग कहाँ से हो जाएगा, माई फादर अप्रिशिएट्स माई हार्ड वर्क। ये माई क्या है, पोजेशन बता रहा है, पोजेसिव केस, और हार्ड वर्क नाउन है, ठीक है, ये हार्ड वर्क असली वाला नाउन है। हार्ड वर्क का मतलब होता है लेबर, कठिन परिश्रम, हार्ड वर्क अपने आप में नाउन है, ओके। और माई वर्किंग हार्ड, ये वर्किंग हार्ड तो ये तो जीरेंड हो गया, यहाँ का वर्किंग मैंने वर्क को आईएनजी बना के नाउन बनाया, बट ये हार्ड वर्क एक ही वर्ड है, ये नाउन है। और हार्ड वर्किंग अलग होता है। एक मिनट रुको, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्लियर कर लेते हैं। एक होता है हार्ड वर्क है, और एक होता है हार्ड वर्किंग। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या डिफरेंस है। आई हर्ड हियरिंग सॉन्ग, कुछ भी बना रहे हो भैया, आज एसी चल नहीं रहा है। आप एक बार आंसर बताइए।
हार्ड वर्क और हार्ड वर्किंग में क्या डिफरेंस? हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है, वेरी गुड, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है। जैसे मैंने लिखा ही इज हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती, मेहनती, दिस इज एन एडजेक्टिव। और फिर मैंने लिखा हिज हार्ड वर्क, हिज हार्ड वर्क वॉज एप्रिशिएटेड बाय ऑल, उसके परिश्रम को सबने एप्रिशिएट किया, तो ये हिज है, हिज पोजेसिव एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आ रहा। तो हार्डवर्क का मतलब होता है परिश्रम, मेहनत, और ये मेहनती, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, यस, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है और हार्डवर्क नाउन है, नाउन है। वेरी गुड, आई थिंक अब समझ में आ गया। हाँ, और एक चीज और, आपका कंफ्यूजन एक और भी हो सकता है, मुझे लग रहा है एक स्टूडेंट का यही क्वेरी है। वॉकिंग, वॉकिंग स्लो या स्लोली इज गुड। अब बताओ, बताओ क्या है, वॉकिंग स्लो होगा या स्लोली? व्हाट इज वॉकिंग ओवर हियर? यहाँ पे वॉकिंग क्या है? वॉकिंग क्या है यहाँ पे? अब आपके दिमाग में आएगा ना, वॉकिंग तो जीरेंड है, वॉकिंग तो जीरेंड है, और जीरेंड तो नाउन होता है, और स्लो एडजेक्टिव है, और स्लोली एडवर्ब है। तो आपके दिमाग में आएगा कि वॉकिंग तो जीरेंड है, ठीक है, जीरेंड है, वॉकिंग नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, तो आप स्लो लगाओगे, बट आंसर स्लोली हो। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम वॉकिंग तो नाउन था, और नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए आपने एडवर्ब क्यों ले लिया? नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए तो एडजेक्टिव चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए, बट क्यों? इसलिए, ठीक है, वॉकिंग जीरेंड है, जीरेंड, जीरेंड मतलब नाउन है। वॉकिंग का बेसिक स्टेटस क्या है? दिखावा वो नाउन की कर रहा है, इट इज प्रिटेंडिंग टू बी अ नाउन, बट वॉकिंग का बेसिक स्टेटस, वॉकिंग बेसिकली तो ये वर्ब ही है ना, ओके, इसका बेसिक स्टेटस तो वर्ब का ही है, बट वो इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, बट बेसिकली इट्स अ वर्ब ना, तो वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो वॉकिंग स्लो नहीं होगा, वॉकिंग स्लोली, वॉकिंग स्लोली, हाँ, वर्बल नाउन, वॉकिंग इज जीरेंड, ओके, बेसिकली ये जीरेंड वर्ब ही है, तो बेसिक स्टेटस वर्ब है, इसलिए वर्ब को डिस्क्राइब करने के लिए एडवर्ब, आर्टिफिशियल नाउन है, हाँ। स्लोली होगा। अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस आई थिंक क्लियर हो रहा होगा ये सेंटेंस। देखो ये सब प्रीवियस पेपर का, माय फादर मेरे को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, मेरे वर्किंग को। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर, ये सब प्रीवियस पेपर का सेंटेंस है, डज नॉट एक्सक्यूज माई फॉल्ट। हाँ, ऑल जीरेंड्स टेक एडवर्ब्स। ड्यू टू का मतलब क्या होता है? ड्यू टू कारण बताता है, ड्यू टू का मतलब होता है बिकॉज, बिकॉज, ड्यू टू, पहले मुझे बताओ कि ये ड्यू टू क्या है, व्हाट इज दिस, ये क्या लग रहा है, देख के क्या लग रहा है? अच्छा, एक और कंफ्यूजन, रुको, द डायरेक्टर, एक और डाउट आ रहा है,
द डायरेक्टर केम टू ऑफिस। यहाँ पे टू क्या है, यहाँ पे टू क्या है बताना, पहले ये बता दो। एक का डाउट आ रहा है, इसी से रिलेटेड है। न्यू कमर, कमर उस व्यक्ति को बोलते हैं। अगर आप लेट आ रहे हो ना तो मैं आपको लेट कमर बोलूँगी। कमर उस व्यक्ति के लिए, कम वर्ब है और कमर नाउन है। लेट कमर, ये क्या है, ये टू, हाँ ये टू प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन कैसे माना कि आपने ये प्रेपोजिशन है, इसको इन्फिनेटिव क्यों नहीं माना? क्योंकि इन्फिनेटिव होने के लिए टू के साथ V1 आएगा ना, टू के साथ V1 आ रहा है, बट ऑफिस तो नाउन है। और अभी मैं बता रही हूँ कि अगर प्रेपोजिशन के साथ, सॉरी, टू के बाद कोई नाउन आया तो वो प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन है, यस प्रेपोजिशन है। हाँ, ये किसी का डाउट, नाउन है, नाउन है तो उसका वाला टू। हाँ चलो बताओ, पहले मुझे बताओ। ऑफिस नाउन है, नाउन के साथ प्रेपोजिशन होगा। ये टू प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है जिसे हम प्रेपोजिशन में पढ़ेंगे। माई फादर, सॉरी, ड्यू टू मी बीइंग अ न्यू कमर, ये आपको क्या लग रहा है, देख के क्या लग रहा है? ड्यू टू देख के क्या लग रहा है? ड्यू टू लगाया, दो वर्ड का बना है, दो वर्ड का बना है तो फ्रेज है। ओके, टू वर्ड्स का बना है, फ्रेज है। अकेला टू होता ना, अकेला टू को मैं ये देखो अभी जो सेंटेंस बताया था, इसको मैं फ्रेज नहीं मानूँ, ठीक है? ये प्रेपोजिशन, क्योंकि एक ही वर्ड का है ना, एक ही वर्ड का है, इसका मतलब है ये प्रेपोजिशन है। फ्रेज होने के लिए तो दो वर्ड चाहिए। अब मैं लगा दिया ड्यू टू, तो ये एक फ्रेज बन गया, फ्रेज बन गया, फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज है, टू लगा हुआ है, दो या दो से अधिक वर्ड का फ्रेज बनता है। हाँ, तो ये ड्यू टू पता चल गया है। यहाँ तो बहुत इजी है, ड्यू टू प्रेपोजिशन, ठीक है? प्रेपोजिशनल फ्रेज है। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, और ये आईएनजी है, आईएनजी है और साथ में नाउन है, इसका मतलब है जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस। ड्यू टू मी, मेरी वजह से नहीं, मेरा न्यू कमर होना मेरी गलती को माफ़ नहीं करेगा। ड्यू टू मी का मतलब होता है ना मेरी वजह से नहीं। यहाँ पे मी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, जिम्मेदार किसको ठहराया गया? उसका न्यू कमर होना। ऐसे भी जा सकते हैं। और दूसरा ये देख लो ना, यहाँ तो प्रेपोजिशन आ गया, प्रेपोजिशन के बाद नाउन और आईएनजी है, नाउन है, जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव केस। बट मी तो ऑब्जेक्टिव था, माई होगा, माई, माई। ओके, चलो नेक्स्ट आ जाओ। आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग लेट आवर्स विथ हिज फ्रेंड्स। थोड़ा सेंटेंस को समझना भी पड़ता है, आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं बनाया जाता। आई डोंट माइंड रोहन। अब मुझे बताओ कि मुझे रोहन से एतराज़ नहीं है या रोहन के बाहर रहने से? आई डोंट माइंड, आई डोंट माइंड मतलब मुझे एतराज़ नहीं है। क्या चीज़ से मुझे एतराज़ नहीं है? रोहन के बाहर रहने से, उसके स्टेइंग से, ठीक है? स्टेइंग से, स्टेइंग जीरेंड है। रोहन का क्या का जवाब आ रहा है? नाउन है, जीरेंड है, और जीरेंड के पहले पोजेसिव चाहिए, और नाउन को पोजेसिव, अभी तक तो मैं पोजेसिव एडजेक्टिव लगा रही, बट नाउन को पोजेसिव बनाने के लिए उसमें अपोस्ट्रोफी लगा दो। नाउन का पोजेसिव अपोस्ट्रोफी लगा के बनता है। जीरेंड के बाद एडवर्ब ही यूज होगा। रोहन्स, रोहन्स, आई डोंट माइंड रोहन स्टेइंग। रोहन स्टेइंग मतलब रोहन का देर बाहर रहना। न्यू कमर नाउन है, न्यू कमर नाउन है, न्यू कमर नाउन ही है ये पूरा। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड नाउन। कमर, कमर उस व्यक्ति को बोलते हैं। कम का मतलब आना, आने वाला व्यक्ति। लेट कमर, न्यू कमर, उस व्यक्ति को बोलते हैं, तो नाउन है। आने वाला व्यक्ति इस कमर, पढ़ाने वाला व्यक्ति टीचर। रोहन्स। पहले मुझे बताओ, इज इट क्लियर? दिस इज अ वेरी फेवरेट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आता है। फोर्थ वाला एक्सप्लेन करिए। आई डोंट माइंड रोहन नहीं, मुझे रोहन से एतराज़ नहीं है, मुझे रोहन के देर रहने से एतराज़। आपको स्टेइंग, रोहन का देर रहना मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। ना का सेंस आ रहा है, जीरेंड आ रहा है, जीरेंड के पहले पोजेसिव लगाओ, और नाउन का पोजेसिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट अपोस्ट्रोफी लगा दो, अपोस्ट्रोफी। चलो आगे बढ़ा जाए। आप याद रखना, आंख बंद करके रोहन के जगह हिज क्यों लगाओगे? क्यों हिज लगाओगे?
अगर हिज रहे जब नाउन है तो किसने बोला है कि नाउन को चेंज करना है और पोजेसिव एडजेक्टिव है? आई डोंट माइंड हिज स्टेइंग भी होता तो वो गलत नहीं होता। हिज स्टेइंग मतलब रोहन का स्टे करना, बट ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाता। ये सब चीज को अच्छे से समझना है, आगे जाके एरर्स ना करो। ये तो मैंने आपको बताया। जीरेंड के बारे में आपने दो चीज सीखा, विद अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू। ये अपने साथ जीरेंड लेता है क्योंकि वो प्रेपोजिशनल फ्रेज है। फिर मैंने आपको बताया जीरेंड के पहले पोजेसिव, पार्टिसिपल के पहले ऑब्जेक्टिव, और यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर द आईएनजी ओवर देयर इज अ जीरेंड और अ प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, अब और भी कुछ फ्रेजेस है, जैसे अभी आप लोगों ने पूछा ना कि मैम आपने तो विद अ व्यू टू करवाया है और लुकिंग फॉरवर्ड टू करवाया, और भी कुछ फ्रेजेस है जो अपने साथ जीरेंड लेता है। इसको याद रखने का तरीका देखो, बुक्स में बहुत सारा मिलेगा आपको, ठीक है, बुक्स में बहुत सारा मिलेगा, बट मैं जितना दे रही हूँ ना उससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना, क्योंकि ये मैंने पूरा लास्ट 20 ईयर्स का पेपर उठा के देखा है। जीरेंड से जितने भी एरर आए हैं फ्रेजेस वाला, प्रेपोजिशन वाला, वो मैंने उठा लिया है, उससे ज़्यादा नहीं याद करना। उसका पोजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है ललित, मैं प्रोनाउन में बताऊंगी, उसका पोजेसिव एडजेक्टिव बनता है, प्रोनाउन नहीं बनता। चलिए अब आगे बढ़ा जाए, इसको कैसे याद रखना है। कोई भी चीज रटना नहीं है, हर चीज के पीछे लॉजिक होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने का काम करना है। आप देख रहे हो इस सेंटेंस में ये जो एरर है ना, ये कॉम्बिनेशन है प्रेपोजिशन और जीरेंड का। प्रेपोजिशन और जीरेंड का कॉम्बिनेशन है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे कि आप स्टूडेंट्स को पता है कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है, एक तो असली वाला नाउन भी आता है और प्रेपोजिशन के बाद जीरेंड भी आएगा, नकली वाला नाउन आईएनजी। ये लिखा मैंने, he is fond of swimming, और मैंने लिखा he is fond of music। दिस इज अ प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ये भी प्रेपोजिशन है, इसके बाद नाउन आएगा। बट म्यूजिक तो असली वाला नाउन है, इसमें आईएनजी लगाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये असली वाला नाउन। बट ये स्विमिंग, अगर मैं लिखती ही इज फॉन्ड ऑफ स्विम, ये गलत होता क्योंकि स्विम नहीं कर सकती हूँ मैं, आईएनजी लगाना होगा। स्विम तो V1 है, V1 प्रेपोजिशन के बाद V1 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें नाउन चाहिए और वर्ब को आईएनजी बनाने के लिए तो नाउन होगा, जीरेंड बने, ये जीरेंड लेगा, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। यस, जब भी कोई प्रेपोजिशन आ गया, ओके, अब एक चीज़ और टू बी नोटेड, जब भी कोई प्रेपोजिशन आ गया उसके बाद नाउन आएगा। एक तो असली वाला नाउन आएगा, ही इज फॉन्ड ऑफ लाइफ, ही इज फॉन्ड ऑफ हर, ही इज फॉन्ड ऑफ राम, असली नाउन प्रोनाउन आ गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा। फिर आप मुझे बोलोगे कि मैम प्रेपोजिशन के बाद नाउन आएगा तो इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही होता है और जीरेंड भी तो नाउन ही होता है, तो क्या आएगा प्रेपोजिशन के बाद? मुझे बताइए। प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि आपने तो पढ़ाया कि इन्फिनिटिव भी नाउन है और जीरेंड भी नाउन होता है, दोनों नाउन होता है। हाँ, बस याद रखना है कि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है, ठीक है, बट इन्फिनिटिव फॉर्म में नहीं आता। जब भी आता है जीरेंड फॉर्म, नहीं, दोनों नहीं आ सकता, जीरेंड ही आएगा। कभी भी जैसे ऐसा कभी नहीं बोलोगे, ये थोड़ा अटपटा भी लगेगा। ही इज फॉन्ड ऑफ टू स्विम, जब भी कोई प्रेपोजिशन आ गया ना, ही इज फॉन्ड ऑफ टू स्विम, नहीं, प्रेपोजिशन आ गया उसके साथ जीरेंड, इन्फिनिटिव नहीं आए, क्योंकि आप ये लॉजिक लगाओगे कि प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन आना चाहिए, इन्फिनिटिव भी नाउन है बट आता जीरेंड। एक चीज़ ये भी रखना है, ही इज फॉन्ड ऑफ टू स्विम थोड़ी हो, इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। तो जहाँ भी प्रेपोजिशन आ गया, जिस वर्ड के साथ भी प्रेपोजिशन आया उसके बाद नाउन आए,
असली वाला नाउन तो सही है, नहीं तो प्रेपोजिशन आ गया तो नकली नाउन रखना है तो इन्फिनेटिव नहीं जीरेंड रखो, जीरेंड ओनली जीरेंड आता है। अब मैंने इसमें इस फ्रेज में खास चीज़ क्या दिख रहा है, मैंने आपको बोला कि इसमें थोड़ा सा प्रेपोजिशन की भी स्टडी करनी हो, क्योंकि यहाँ पे जीरेंड और प्रेपोजिशन दोनों है। क्योंकि ये सारे वर्ड्स जहाँ भी रहेगा ना ये अपने साथ प्रेपोजिशन लेगा। एब्सटेन, ठीक है, एब्सटेन का मतलब है अपने आप को किसी से दूर रखना, अपने आप को किसी से आप किसी भी चीज़ से दूरी बना रहे हो ना तो उसके साथ हम फ्रॉम लगाते हैं, फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम। रिफ्रेन का मतलब भी दूरी बनाना, स्टॉप फ्रॉम, ही वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम एंटरिंग द रूम, ठीक है। स्टॉप का मतलब भी है किसी चीज़ से रोका गया। डिसिस्ट का मतलब भी विरोध करना, रोका गया, बता रही हूँ मैं, पहले फ्रॉम वाला बता दे रही हूँ। प्रिवेंट मतलब पहले से ही रोक लेना, बचाओ। स्टॉप मतलब भी बचा लेना। प्रोहिबिट का मतलब भी है किसी चीज़ से रोकना। डिबार, ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम एंटरिंग द रूम, डिबार का मतलब भी है रोक लेना। ये सारे रोकने वाले वर्ड्स है, रोकना या किसी चीज़ से दूरी बनाना। और ये वर्ड जहाँ भी रहेगा ये अपने अपने साथ प्रेपोजिशन लेगा। कौन सा? फ्रॉम। और जहाँ प्रेपोजिशन रहेगा उसके बाद तो आईएनजी आएगा, जीरेंड आएगा ही। ओके, उसके साथ जीरेंड आएगा ही। और फिर देखो अभी बहुत सारी चीज़ें और करनी। इंसिस्ट, इंसिस्ट के साथ हमेशा ऑन आता है, लेकिन इसमें भी मैं बहुत सारे कंडीशंस बताऊंगी। कभी कभी इंसिस्ट के साथ ऑन नहीं भी आता है, और जहाँ ऑन नहीं आएगा वहाँ पे जीरेंड मत लगाना। इंसिस्ट के साथ जहाँ ऑन आएगा ना, प्रेपोजिशन आएगा, उसके बाद ही जीरेंड लगाना। इंसिस्ट करना किसी चीज़ पे जोर डालना, परसिस्ट करना किसी चीज़ पे लगे रहना, कंटिन्यू करना, कंटिन्यू करना। कीन का मतलब होता है इच्छुक होना। अब आप किसी चीज़ के लिए इच्छुक हो, वेरी क्यूरियस हो, तो ऑन लगेगा। बेंट का मतलब होता है झुकना, बट बेंट ऑन मतलब फ्रीजल वर्ब। बेंट ऑन का मतलब होता है रिजिड हो जाना, डिटरमिन्ड हो जाना, किसी चीज़ पे अड़ जाना, किसी चीज़ में सक्सीड हो रहे हो, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो। जैसे मैंने लिखा ना, एक सेंटेंस देख लो, थोड़ा लॉजिक लगाना है। अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला है कि इंटरेस्टेड के साथ हमेशा इन लगता है, और इन लगेगा तो बगल में आईएनजी लगेगा। इंटरेस्टेड के साथ इन तभी लगेगा ना जब आप किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो। जैसे मैंने लिखा ही इज इंटरेस्टेड, ही इज इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड है। क्या यहाँ पे इन की ज़रूरत है? इन की ज़रूरत है यहाँ पे मुझे सिंपली बोलना है ही इज़ इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड है। लेकिन अब मुझे अगर बताना है ना वो किसी चीज़ में इंटरेस्टेड है, ही इज़ इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क। तो इंसिस्ट के साथ, इंटरेस्ट के साथ प्रेपोजिशन तब लगाओगे ना जब आप किसी एक्टिविटी में इंटरेस्टेड हो। यहाँ तो इतना दूर तक तो सही था, ना आईएनजी लेगा ना प्रेपोजिशन लिया, लेकिन जहाँ प्रेपोजिशन लिया उसके बाद तो जीरेंड लेगा, उसके बाद जीरेंड लेगा, हाँ जीरेंड लेगा। ही इज़ इंटरेस्टेड इन रीडिंग, यस। अगर मैंने सिंपल ये लिखा होता ही इज़ फॉन्ड, ही इज़ फॉन्ड, ये सही है, वो शौकीन है। लेकिन अब मुझे बताना है क्या चीज़ का शौकीन है, क्या चीज़ का शौकीन है, तो मैं प्रेपोजिशन लगाऊंगी और ऑफ लगेगा। जब आईएनजी, इन सारे वर्ड्स के साथ आईएनजी तभी लगाओगे ना जब उसके साथ कोई प्रेपोजिशन हो, वो किसी एक्टिविटी में, किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो रहा है, तब जीरेंड लगाना, यस, तब जीरेंड लगाओगे, याद रखना है। ओके, इंटरेस्टेड हो गया, फॉर्चुनेट, लकी, फॉन्ड ऑफ, सिक ऑफ। वैसे सिक ऑफ से एक चीज और बताना, सिक का मतलब होता है बीमार, ही इज सिक, ही इज सिक। इसमें ऑफ लगाने की जरूरत ही नहीं है, बट सिक ऑफ एक फ्रेज है, ठीक है, सिक ऑफ एक फ्रेज है, ठीक है, सिक ऑफ एक फ्रेज है जो कि हमेशा, और सिक ऑफ का मतलब भी अलग हो गया। सिक ऑफ का मतलब है इरिटेटेड हो जाना। इसमें से ऑफ अगर आपको इरिटेशन के सेंस में बताना है तो आप सिक के साथ ऑफ अलग नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। ये ऑफ सिक का ही हिस्सा है, जिसका मतलब होता है इरिटेट हो जाना। कभी कभी आप बोलते हो ना ये सिक ऑफ लाइफ, वो अपने लाइफ से तंग आ गया, परेशान हो गया। सिक ऑफ प्रेपोजिशन है, उसके बाद लाइफ नाउन, ठीक है, लाइफ नाउन है। लाइफ नाउन क्या चीज़ से परेशान है? लाइफ से। तो सिक, अकेला सिक का मतलब होता है बीमार,
ठीक है। और सिक ऑफ का मतलब है इरिटेट होना, इससे ऑफ नहीं हटाओगे, ऑफ हटाओगे तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाए। तो सिक जहाँ रहेगा उसके साथ ऑफ रहेगा, एक मिनट, और जहाँ पे ऑफ रहेगा वहाँ तो प्रेपोजिशन आएगा, असली वाला नाउन डाल दो या आईएनजी। ही इज सिक ऑफ डूइंग द सेम वर्क। ये मैं आपको याद करने का टेक्निक बता रही हूँ। ही इज टायर्ड, टायर्ड ऑफ, अगर मैं सिंपली ऐसा लिखती ही इज टायर्ड, यहाँ पे जीरन की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जीरन की जरूरत नहीं है, सिंपली बता रहा है क्या चीज, मतलब वो टायर्ड है। लेकिन अगर आपको बताना है ना क्या चीज के लिए टायर्ड है, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग द सेम वर्क, एक ही काम कर करके टायर्ड ऑफ हो गया, तो ऑफ आ गया तो प्रेपोजिशन आएगा। डोंट सिक ऑफ मी, ये कौन सी इंग्लिश है? डिबार का मतलब होता है रोकना। ही वॉज डिबार्ड फ्रॉम एंटरिंग द रूम, उसे रूम में घुसने से रोका गया। ओके, तो एक मिनट मुझे बताओ कि ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, कि ये सारे जो मैंने फ्रेजेस दिया है ये अपने साथ जीरेंट तभी लेगा जब इसके साथ कोई प्रेपोजिशन हो, क्योंकि प्रेपोजिशन बताएगा कि किसी काम में इंटरेस्ट है, किसी चीज से परेशान है। ये आपको याद करने का टेक्निक बता रही हूँ ताकि आप भूलो नहीं, रटना बिल्कुल नहीं। अगर मैंने ये लिखा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे फंसते, अगर मैंने ये लिखा ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज कॉन्फिडेंट, ठीक है, यहाँ पे जीरेंट नहीं चाहिए, ही इज कॉन्फिडेंट, वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन अब मुझे बताना है क्या चीज का कॉन्फिडेंट है। ही इज कॉन्फिडेंट ऑफ विनिंग। अगर आप किसी चीज के लिए कॉन्फिडेंट हो ना तब तो ऑफ लगाओ, तब ऑफ लगाओगे, और ऑफ आ गया तो प्रेपोजिशन आएगा। ऑल आर प्रेपोजिशनल फ्रेजेस देन इट विल टेक जीरेंट। और केपेबल ऑफ, टायर्ड ऑफ, ही इज केपेबल ऑफ डूइंग द वर्क। तो याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि मैम ने बोला है कि जहां कॉन्फिडेंट वर्ड देख लेना जीरेंट लगा देना। जीरेंट तभी लगाओगे जब उसके साथ ऑफ रहेगा और बाद में मतलब प्रेपोजिशन रहेगा। और ये सारे वर्ड्स में कॉमन चीज़ क्या था, ये सारे वर्ड अपने साथ प्रेपोजिशन ले रहा है, और जहाँ प्रेपोजिशन रहेगा वहाँ तो नाउन रहेगा जीरेंट फॉर्म। परसिस्ट का मतलब होता है कंटिन्यू रखना, कंटिन्यू। सिक का मतलब एडजेक्टिव होता है, सिक एडजेक्टिव होता है, सॉरी। हाँ चलिए, अब ये इसका बताइए, ये सब आपके प्रीवियस पेपर का ही। आई प्रोहिबिटेड हिम टू एंटर द रूम, ये गलत क्यों है? अगर ये सेंटेंस यहां तक रहता है ना, आई प्रोहिबिटेड हिम, ये गलत नहीं होता। आई प्रोहिबिटेड हिम मतलब मैंने उसको रोका, ठीक है, मैंने उसको रोका, लेकिन आगे मैंने बताया मैंने उसको किसी चीज से रोका, किसी एक्टिविटी से रोका, किसी रूम में घुसने से रोका। जब आप किसी चीज से रोक रहे हो ना तब फ्रॉम लगाओ। अगर अकेला प्रोहिबिटेड होता तो फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन यहाँ रूम में घुसने से रोका, और प्रोहिबिटेड वर्ड फ्रॉम लेगा, और जहाँ भी प्रेपोजिशन आएगा उसके बाद इन्फिनिटिव तो नहीं आएगा, उसके बाद जीरेंट आएगा। इन एंटरिंग द रूम, यस। अब आज छोड़िए वर्ड पावर, आज जीरेंट ही करते हैं। नेक्स्ट, V3 का सवाल कहाँ है? V3 बिल्कुल नहीं यूज करेंगे। अभी बात हो रही है, फ्रेज है तो बात हो रही है एडजेक्टिव, सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंट की बात हो रही, और यहाँ पार्टिसिपल भी नहीं यूज करोगे, ये सारा प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने साथ एडजेक्टिव थोड़ी लेगा, नाउन लेगा जीरेंट के रूप। शी परसिस्ट टू डू द वर्क, उसने परसिस्ट किया। परसिस्ट करना मतलब छोड़ना नहीं, लगे रहना। क्या चीज में लगे रहना चाह रही है? इस काम को करने में, बता रहे हैं ना, किसी काम को करने में, और परसिस्ट वर्ड इन लेता है, और इन आ गया तो डूइंग हो, इन डूइंग। ही, अब देखो सेंटेंस, शी इंसिस्टेड टू गो देयर, उसने इंसिस्ट किया, उसने जोर डाला कि मुझे वहां जाने दो। किसी चीज पे जोर डाला ना, किसी चीज पे जोर डाला तो ऑन आएगा, इंसिस्ट के साथ ऑन और कोई। अब मुझे बताइए कि यहाँ तो इंसिस्ट के साथ ऑन आया है, ठीक है, यहाँ इंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन आया है, क्योंकि पता चल रहा है किसी चीज पर जोर डाला, और प्रेपोजिशन आया तो आईएनजी। बट ये बताओ कि ये दैट क्या है? ये दैट क्या है? इंसिस्ट के साथ इन कभी नहीं होता, इंसिस्ट के साथ ऑन होता है, जानवी।
परसिस्ट के साथ इन होता है, बट इंसिस्ट के साथ लगता है तो ऑन लगता है। हाँ, ये दैट क्या है? कंजंक्शन। ये कंजंक्शन क्या मैं यहाँ ऑन डाल सकती हूँ? आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला इंसिस्ट के साथ ऑन आएगा। ऑन तो तब आएगा जब बाद में कोई नाउन हो, जीरेंड हो। यहाँ मैं ऑन डाल सकती हूँ? नहीं डाल सकती हूँ, मैं ऑन नहीं डाल सकती हूँ। इंसिस्टेड ऑन दैट। क्यों नहीं डाल सकती हूँ? क्योंकि ये कंजंक्शन है, और प्रेपोजिशन कंजंक्शन के पहले तो आता नहीं है, प्रेपोजिशन नाउन के पहले आता है। नाउन के पहले आता है, नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे ऑन नहीं आए, और जब ऑन नहीं आएगा तो नाउन भी नहीं चाहिए, जीरन का सवाल ही खत्म। ये तो सही है, आई इंसिस्टेड, मैंने इंसिस्ट किया कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, ये तो सही है। हाँ, आज 5 मिनट जल्दी छुट्टी देंगे। पढ़ाते पढ़ाते मैं कब से अपना एसी ऑन करके रखी हूँ। अब कुछ लग रहा है, आई थिंक वोल्टेज का प्रॉब्लम है कि कब एसी चल जाए, लेकिन चला ही नहीं एसी। एसी चला ही नहीं है। आई एम सिक ऑफ डूइंग। एक ही काम कर करके आप सिक हो जाते हो। वॉकिंग स्टिक, हियर वॉकिंग स्टिक, वॉक करने के लिए स्टिक, वॉकिंग चलने के लिए स्टिक, तो वो तो जीरेंड है ही नहीं। सिक ऑन कभी नहीं होता है, सिक ऑफ होता है। ही इज सिक टू डू द सेम वर्क। अकेला सिक का मतलब तो बीमार होता है, बट सिक ऑफ का मतलब है इरिटेट हो जाना। वो एक ही काम कर करके इरिटेट हो गया, तो यहाँ तो ऑफ आना जरूरी है। जब भी इरिटेशन का सेंस बोलते हैं ना, आई एम सिक ऑफ लाइफ, इरिटेशन का सेंस है ऑफ लगेगा, और ऑफ के साथ आई एन जी लगेगा। यस मीनू, सिक ऑफ, सिक टू नहीं लगेगा, सिक ऑफ लगेगा। नेक्स्ट, और ये तो सही है, ही इज सिक ऑफ लाइफ। यहाँ आई एन जी नहीं चाहिए, बिकॉज लाइफ तो असली वाला नाउन। हाँ, लाइफ तो असली वाला नाउन है, वहाँ पे आई एन जी मत लगाना। हाँ, नाउन है। बैकस्लाइड, क्या नोट कर रहे हो बैकस्लाइड में? लाइफ प्योर नाउन है। यस, टायर्ड ऑफ का मतलब भी होता है थक जाना है, परेशान हो जाना। आई एम टायर्ड ऑफ, एक ही चीज़ बार बार पूछोगे ना तो मैं बोलूँगी आई एम टायर्ड ऑफ। कब? हाँ, मूव ऑन। ये तो फ्रेजेस करवा दी। हाँ, अब ये देख लो। चलो इसको करके ख़त्म करती हूँ, कल करेंगे बात। द स्टूडेंट्स आर कॉन्फिडेंट। स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट है, यहाँ तक तो सही होता है। किस चीज़ के लिए? रेस को जीतने के लिए। तो ऑफ आएगा विनिंग द रेस। यस, ही इज बेंट। बेंट का मतलब है कि वो अड़ गया है। ही इज डिटरमिन्ड, वो अड़ गया है कि वो अपने दोस्त को नुकसान पहुंचाएगा। क्या चीज़ में अड़ा है? ऑन आएगा, ऑन आएगा। बेंट ऑन हार्मिंग, हार्मिंग। दे आर फॉर्चुनेट। अगर दे आर फॉर्चुनेट मतलब लकी, इतना दूर तक सही होता है। लेकिन अब मुझे बताना है क्या चीज़ के लिए लकी है। लकी है कि उसके पास इतने अच्छे फ्रेंड्स है, तो इन होगा। किसी चीज़ के लिए लकी हो, जैसे आई एम फॉर्चुनेट इन हैविंग गुड स्टूडेंट्स, तो इन होगा। और इन आ गया तो हैविंग हो, इन्फिनेटिव नहीं होगा, जीरन हो, जीरन जीरन। बेंट ऑन हार्मिंग। नेक्स्ट, ही शुड एब्सटेन। उसको एब्सटेन करना, एब्सटेन करना, परहेज करना, दूरी बनाना। उसको क्या से दूरी बनाना है? स्मोकिंग से। और किसी चीज़ से दूरी बना रहे हो तो फ्रॉम लगेगा, और स्मोकिंग। अब नेक्स्ट क्लास करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास विल डू। हार्म का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। ये हार्म का मतलब मत पूछो। दिन रात सबको हार्म करते चलते हो, दिन रात सबको हार्म करते चलते हो। और हार्म का मतलब क्या है? वो अड़ गया है कि वो अपने दोस्त को हार्म करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। हाँ, तो कर दिया ना, आपकी बात मान ली, जल्दी छुट्टी कर दिया। कितना टाइम बचा है? हाँ, 4 मिनट्स बचा है। ठीक है, 4 मिनट्स बचा है। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब मैं थोड़ा देखूंगी क्या प्रॉब्लम है इसी का।
थैंक यू एंड गॉड विल ब्लेस यू। माय गॉड, थैंक यू सुष्मिता। चलो कल थोड़ा सा बचा है, कल मैं आपका इन्फिनेटिव भी शुरू करूंगी। हाँ, एब्सटेन फ्रॉम, एक तो मुझे मैम का स्पेलिंग ये नहीं लिखोगे, पहले तो ये लिखते थे, एक तो नया ड्रामा शुरू किया, इसमें ई भी लगा दिया है। ये एक नया ड्रामा है। मेम करना मतलब किसी को अपंग करना, किसी को इंजर करना, किसी को क्रिपल करना, किसी के मूवमेंट को बाधित कर देना। मैम का स्पेलिंग ये होता है। लुक टायर्ड ना, इट्स नॉट वर्किंग एंड ऑल। मैम ये लिखना है। चलो थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं।